हेलो एवरीवन, बेटा एक छोटा सा सेशन है आप लोगों के लिए। और इस सेशन के एंड होते होते मैं शायद आपकी इस सोच में कि नीट में हम आगे क्या करें, इसमें शायद कुछ बदलाव कर सकूं। सेशन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों से जो हम बात करते हैं, जो वो अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसी पर आधार करके, उसी को बेस बनाकर हम इस तरह के सेशंस को डिज़ाइन करते हैं ताकि आपकी बातों के जवाब हम दे सकें। क्योंकि नीट में बहुत सारा बच्चा है, सभी बच्चों से हम पर्सनली नहीं कनेक्ट कर पाते, और ये उस तरह के सेशंस हैं जिनके थ्रू हम बात कर पाते हैं, अपनी बातें बोल पाते हैं कि यार बेटा आपने ये करना है और ये नहीं करना। तो सेशन में दो तीन पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका डिस्कशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखें और समझने की कोशिश करें। और मैंने कुछ ऐसा भी रखा है कि यार ये बात जो है ये रेलेवेंट नहीं है। क्लियर है? तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपने पीछे इसका टाइटल देखा है कि नीट ऐसा क्यों है कि वो डिफिकल्ट होता जा रहा है। ये एक जरूरी सवाल है कि ऐसा क्या हो रहा है कि चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। बहुत सारे लोगों के अपने आंसर्स हैं, मैं उससे सहमत भी हूं कि ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार सर ऐसा हो सकता है कि बच्चे बढ़ गए हैं, ऐसे बहुत सारे रीज़न दे रहे हैं, टीचर्स भी बताते हैं। लेकिन कुछ सटीक बात करते हैं जो आपके लिए ठीक हो और हम किसी कंक्लूजन पे आ सके। क्योंकि उससे क्या होगा, एक डायरेक्शन मिलेगी और आप आगे पढ़ पाओगे, आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखेंगी। तो मैं ये मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसी भी एग्जाम को देने के लिए, अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यार एग्जाम एग्जैक्टली है क्या। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं कि एग्जाम का सिलेबस समझने से पहले, एग्जाम के लेक्चर देखने से पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम को समझना। अगर आपको एग्जाम की समझ आ जाती है कि उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम किधर जा रहे हैं और उधर क्या चल रहा है, अगर वो समझ आ जाती है तो एग्जाम की आधी परेशानियां आपकी दूर हो जाती हैं। क्योंकि हर पॉइंट पर आपको कोई बताने के लिए है नहीं ना कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। तो अगर आप एग्जाम को समझ पा रहे हो तो वो प्रॉब्लम आपके लिए आसानी से दूर हो जाएगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, हमारे आसपास हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि हमें क्या है, हमें एग्जाम को समझना है कि नीट के एग्जाम में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्या मुश्किलें हैं, क्या हो रहा है उसमें। तो सबसे पहला पॉइंट जो सब लोग एग्री करते हैं, मैं भी करता हूं, कि कट ऑफ धीरे धीरे बढ़ रही है और कट ऑफ ऑलरेडी हाई पहले भी थी। अगर मैं आपसे कहूं कि यार कोई भी बड़ा एग्जाम जैसे यूपीएससी का एग्जाम काफी बड़ा एग्जाम होता है, उसकी भी कट ऑफ अगर फाइनल मार्क्स में से देखोगे ना तो 50% के आसपास है जहां पर उसकी कट ऑफ होती है। मतलब अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू मिलाकर 50% आ रहे हैं लगभग, तो मे भी मैं शायद गलत हूं, पर ठीक है। मतलब क्या होता है, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 50% मार्क्स इंडिया में लगभग काफी होते हैं। बहुत सारे में शायद ना हो पर नॉर्मली होते हैं। पर नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें लगभग मुझे 80% चाहिए। ये अपने आप में इसको अपने आप ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट बना देता है। और जब ऐसा एग्जाम हो ना जिसमें आपकी कट ऑफ लगभग 80% हो, तो यहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला होता है परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब क्या हुआ, इस पूरे एग्जाम के दौरान जो भी चीजें आप पढ़ो उसमें आपको परफेक्ट होना चाहिए ताकि एरर रेट कम हो, गलतियां कम हो, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी काफी हाई है। दूसरी चीज है आपका पेशेंस। पेशेंस क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि परफेक्शन हर एक पार्ट में आने में समय लगता है। कुछ लोगों को 1 साल में आती है, कुछ को 2 साल में आती है, कुछ को 3 साल में आती है। मैंने अपने टीचिंग करियर में ये बात बार बार बोली है कि ये घड़ा है बेटा, ये घड़ा है एक, अगर ये पूरा नॉलेज से परफेक्टली नहीं भरेगा, ठीक से पूरा नहीं भरेगा, सिलेक्शन नहीं होगा। और इसको भरने के लिए 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि 4 साल में भर ही जाएगा। ये भी ध्यान लो आप, अगर आप इसको सही से नहीं भर रहे हो, सही से अपना चीजें अप्लाई नहीं कर रहे हो तो नहीं होगा। तो आपको परफेक्शन लानी है, आपको पेशेंस रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस एग्जाम को स्पेशल बना रही है कि एग्जाम धीरे धीरे अपना एक रूप, अपना स्वरूप बदल रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है। ये किस तरह का चेंज है और क्या सर क्वेश्चन के पैटर्न बदल रहे हैं, मैच द फॉलोइंग असर्शन, ये छोटी बातें हैं। एक्चुअल में एग्जाम खुद को कैसे बदल रहा है, मैं जो सोच पा रहा हूं, जैसे मेरे इतने साल के करियर में पढ़ाते वक्त जो मैं सोच पा रहा हूं, एग्जाम का जो सिलेबस है ना वो ज्यादा से ज्यादा डिफाइन होता जा रहा है। डिफाइन का मतलब क्या होता है, मैं आपसे अगर पूछूं, यूपीएससी की कट ऑफ इतनी 50% पे, नीट की 80% पे है, यूपीएससी में ऐसा क्या आता है कि भाई मतलब
50% भी स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। उसका रीजन है कि चीजें बहुत ज्यादा प्रॉपरली डिफाइन नहीं है, हमें पता नहीं क्या पूछ देगा। लेकिन नीट में क्या है, सिलेबस धीरे धीरे डिफाइन होता जा रहा है, सिलेबस पता जा रहा है, चल रहा है कि एग्जैक्टली कहां से पूछेगा, कितना पूछेगा, चीजें डिफाइन होती जा रही हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एनसीईआरटी बेस्ड बायो आएगी, केमिस्ट्री भी बहुत सारा पार्ट एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, फिजिक्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये चीज होती जा रही है। इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये है बेटा, इससे बेनिफिट ये है कि हर तरह का बच्चा तैयारी कर सकता है। हर तरह का बच्चा अगर एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करे, खुद का सिस्टम हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कोचिंग ज्वाइन करे, कोई भी एक सिस्टम फॉलो करे जहां पर एनसीईआरटी बेस्ड टीचिंग हो, प्रॉपरली पढ़ाया जा रहा हो, वो कंटेंट जो रेलेवेंट हो उसको फॉलो करे, वो सिलेक्ट हो सकता है। पर इसका लॉस ये है, लॉस इसका ये है कि इसकी कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि चीजें जितनी ज्यादा डिफाइन होती है ना, उतना उनको करना आसान होता है। दूसरी चीज आप देख सकते हो, क्वेश्चंस फिक्स होते जा रहे हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बायो है ना, तो बायो में बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आ रहे, डीप आ सकती है, उसको मैच द फॉलोइंग कर सकता है, असर्शन रीजन कर सकता है, एक आध मुश्किल पर एनसीईआरटी के बाहर नहीं जा रहा है। टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लगभग पता है हमें कि इस तरह के आते हैं। और डिफिकल्टी लेवल जो है ना, धीरे धीरे थोड़ा इजी की तरफ शिफ्ट हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, नीट का पेपर तभी डिफिकल्ट आएगा जब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कोई एक पार्ट या तो लेंदी आए या उसके क्वेश्चंस कुछ मुश्किल आए। सारे कभी मुश्किल नहीं आ सकते। अगर 5 7 10 क्वेश्चन भी मुश्किल आते हैं तो पेपर डिफिकल्ट माना जाता है और कट ऑफ तब गिर सकती है। नहीं तो आप मान के चलो धीरे धीरे ये उस रेंज में आ रही है, 600 प्लस पे जा चुकी है ऑलरेडी। तो पेपर डिफाइन आपको समझना पड़ेगा यार, ये वो पेपर नहीं है जहां पर आप थोड़ा छोड़ के चले जाओगे, कोई टॉपिक वीक होगा तो सिलेक्ट हो जाओगे, कम प्रैक्टिस से सिलेक्ट हो जाओगे। आपको समझना पड़ेगा आप एक ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस प्रॉपरली डिफाइन है, कहां से पूछा जाएगा ये पता है, और सभी तरह के बच्चे उस चीज को समझकर उसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसमें किस तरह के बच्चे हैं जो अपने आप को आगे माने, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनका आईक्यू बहुत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा सोच पाते हैं चीजों को, या जिनकी स्पीड ज्यादा है। मेरा यह मानना है जिसका बैलेंस ज्यादा है, जो बच्चा बैलेंस पढ़ाई करता है। बैलेंस का मतलब कई तरह का बैलेंस होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भाई आपके पास टास्क है लगभग 100 चैप्टर करने हैं आपने 200 दिन में, आप ये भी देखो टास्क ये है। तो किस तरह का बच्चा इसमें सिलेक्ट हो सकता है? कौन सा ऐसा बच्चा है जो सिलेक्ट होगा जिसके पास बैलेंस है? बैलेंस का क्या मतलब होता है? जिसके सब्जेक्ट बैलेंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों बैलेंस है, चारों में 160 ला रहा है तो चांसेस है उसके सिलेक्शन होने के। 2 में 180 ला रहा है, एक में 120 140 ला रहा है, मुश्किल है, फंसेगा। ये बैलेंस है एक तो सब्जेक्ट वाइज। दूसरा बैलेंस है आपका कि आप क्या सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखकर उसको उतनी ही शिद्दत से मेहनत करते हो। मेहनत का भी एक बैलेंस होता है। देखो मार्क्स तो तभी आएंगे ना जब मेहनत आप बैलेंस कर रहे हो, उसके साथ साथ आप क्या और भी चीजें लाइफ में बैलेंस कर रहे हो। मतलब बहुत बढ़िया बैलेंस चाहिए होता है। क्या पूरे मंथ को बैलेंस किया आपने, उतनी पढ़ाई की, पूरा वीक बैलेंस किया, हर एक दिन बैलेंस किया। ये जो बैलेंस आपका बनेगा ना, यही आपको जिताएगा। तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, नीट जैसे एग्जाम में आपको छोटे छोटे दिन जीतने पड़ते हैं, डेली जीतोगे तभी सिलेक्ट होगे। तो मेरी सोच ये है, नीट एक ऐसा एग्जाम है जो काफी डिफिकल्ट है। पेपर इजी है पर वो कट ऑफ लाना डिफिकल्ट है। पेपर इजी है, और पेपर क्यों इजी है? क्योंकि सिलेबस ज्यादा से ज्यादा डिफाइन और एनसीईआरटी बेस्ड होता जा रहा है। यहां पर मतलब कट ऑफ बढ़ना नेचुरल है, स्टूडेंट बड़े हैं मानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो हुआ है ना बेटा, इसका एनसीईआरटी बेस्ड होने से हुआ है। हम क्योंकि अगर 2016 के में भी चले जाएं तो वहां पर भी बेटा कुछ क्वेश्चन बाहर से आए थे, कट ऑफ ठीक थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, मुझे एक चीज बताओ। 3 पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं। एक, आप नीट दे रहे हो, यस सर। एफर्ट करने के लिए रेडी हो, यस सर। तीसरा पॉइंट है जहां सारे बच्चे या कुछ बच्चे या बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या आप 100% श्योर हो अभी इस समय कि सिलेक्ट हो जाओगे? सर पता नहीं। क्या अप्रोच मैं सही कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो सही अप्रोच है? सर पता नहीं।
मैं पढ़ना चाह रहा हूं पर मुझे कोई ऐसा मिले जो ये बता दे ये करता चल, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसीलिए मैं बोल रहा हूं एग्जाम को समझ लो। एग्जाम को अगर आप सही से समझ लोगे ना कि यार पेपर ऐसा आएगा कि एनसीईआरटी बेस्ड आएगा, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे अपना दिमाग एकदम क्लियर रखना है, मुझे इस टीचर को फॉलो करना है, ये जो बता रहे हैं उसे करना है, मुझे अपना दिमाग कम लगाना है, ये चीजें करनी पड़ेंगी। क्योंकि या तो आपको पता हो, नहीं तो आपको गाइडेंस फॉलो करनी पड़ेगी। क्योंकि डेली प्लान चेंज करोगे ना तो चीजें बनती नहीं है। क्लियर है? तो एकदम क्लियर अप्रोच के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बोली थी, बैलेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं समझता हूं। पहला है बैलेंस, हर तरह का बैलेंस चाहिए। दिन में क्या पड़ा, बैलेंस चाहिए। दूसरा चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होता है बेटा? डिसिप्लिन का मतलब ये है कि आप मॉर्निंग में लेट उठो एक दिन, अगले दिन रात में देर तक जगो, फिर सुबह जल्दी उठ जाओ, ऐसा नहीं। आपको फिक्स करना पड़ेगा सारा, मेरा ये पढ़ने का टाइम है, ये लेक्चर देखने का टाइम है, ये क्वेश्चन बनाने का टाइम। ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा तभी सिलेक्ट होगे। क्योंकि आप में से जिन बच्चों में ये चीजें घटेंगी ना, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन के चांस घटते जाएंगे। हमने देखा है बेटा, 590 वाले बच्चे के अगले साल 592 आए। नहीं सिलेक्ट हुआ, फोन करके बोल रहा सर 2 ही नंबर बढ़े, लाइफ में समझ नहीं आ रहा। यार तेरे 2 नहीं बढ़े, तूने पिछले साल जितनी ही मेहनत करी या अभी भी तू उतना ही अनऑर्गेनाइज था, इस साल भी उतने आए। बढ़ेगा क्या मतलब? इस साल तूने क्या 2 ही नंबर के लिए पेपर थोड़ी दिया था, लाया है तू 592, मतलब तूने पिछले साल जितनी मेहनत की होगी, मैं मना नहीं कर रहा, पर तूने इस साल भी अपनी डायरेक्शन ठीक नहीं की, तेरी डायरेक्शन गलत है। मैं क्लियर बता सकता हूं। एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे 490 थे, 492 आए या घट गए। तेरी डायरेक्शन गलत है, तुझे पता नहीं है कि एग्जैक्टली तूने अप्रोच कैसे करना है, या कहीं ना कहीं तू डिसिप्लिन नहीं है, तू बैलेंस नहीं है। क्लियर है? ये चीज समझो। और आप कभी भी अलाउ नहीं कर सकते कि आपके पास लीन पीरियड्स हो। लीन पीरियड्स क्या होता है? आप में से बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं 3 घंटे 5 घंटे कि यार बाद में पढ़ेंगे, या 5 दिन हो गया ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, कोई गेस्ट आ गया, कोई भी रीजन है आपका, भाई गेस्ट आ गया, ठीक है ना, ठीक है उनको अटेंड करेंगे, लेकिन अपना पढ़ाई में फिर उसको बैलेंस करेंगे। तो इस तरह के लीन पीरियड उन बच्चों के लिए नहीं हो सकते जो एक ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसकी कट ऑफ बहुत हाई है। उनको वो टाइम देना ही पड़ेगा। और एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग करते 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 आप एक गलत डिसीजन की तरफ जाते हो। तो सर कुछ आप अप्रोच बता दो कि हम कैसे सिलेक्ट करें। आपने प्रॉब्लम डिस्कस कर ली है। प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम डिफाइन होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी बच्चों के लिए, अगर आप अपने आप को डिसिप्लिन और बैलेंस रख पाते हो तो सिलेक्ट हो जाओगे। डिसिप्लिन और बैलेंस में मैं आईक्यू लेवल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि आप में से हर एक बच्चे का आईक्यू अलग अलग हो सकता है, हर एक बच्चे की सोचने की समझने की क्षमता अलग हो सकती है। लेकिन अगर आप एक टाइम फ्रेम में चीजें खत्म कर रहे हो, समझ के आगे बढ़ रहे हो, चीजों को ठीक से कर रहे हो, और कभी भी मक्कारी नहीं कर रहे हो, जो मैं अपने एक नॉर्मल टर्म में बोलता हूं, तो सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है ना, है कि नहीं? तो यहां पर मैंने अपने आप से कुछ 5 पॉइंट्स आपके लिए लाया हूं जो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको सिलेक्ट करा देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिलेबस। देखो ये 5 पॉइंट है, इसके अराउंड पूरा सिलेक्शन है, यही 5 पॉइंट है। सबसे पहला है सिलेबस। आप में से सबसे ज्यादा बच्चे इस पहले पॉइंट को अच्छे से कर ले जाते हैं, वो सिलेबस पूरा कर ले जाते हैं। भाई कुछ बच्चों का नहीं होता, उनका तो वैसे भी नहीं होना। सिलेक्शन के चांसेस भाई सिलेबस पूरे करे बिना तुम सोच भी कैसे सकते हो? तो सिलेबस मोस्ट ऑफ द बच्चे कर ले जाते हैं। कुछ लेक्चर देखते हैं, कुछ सिर्फ नोट्स रिवाइज करते हैं, पर सिलेबस कर ले जाते हैं। अब यहां पर आपको समझना पड़ेगा, अगर आपको लेक्चर के नोट से समझ नहीं आता तो लेक्चर देखना है। अगर आपको लेक्चर देखने में लगता है टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, स्पीड बढ़ा के देखो, पर कैसे भी करके आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए बेटा। कॉन्सेप्ट की गहराई होती है जो चेक होती है सिर्फ क्वेश्चंस में। दूसरी चीज होती है बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहां पर बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टाइप के डाउट है। सर क्या सिर्फ डीपीपी लगानी है, क्या बुक्स लगाने हैं, कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं, इस तरह के डाउट्स चलते हैं तुम्हारे दिमाग में। लेकिन मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप किसी भी कोचिंग, किसी भी तरह का स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हो, उसमें इतने क्वेश्चन होते हैं कि जो उस चैप्टर के को अच्छे से आपके दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। यहां पर मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि 10 तरह की स्पेशल बुक्स की नीड नहीं होती। अगर आप हर चैप्टर के 200 250 बायो में 300 क्वेश्चन कर रहे हो, इट इज मोर देन इनफ। पर वो सॉल्व कैसे कर रहे हो? सर हम क्या करते हैं, पहला मार्क करते हैं, पीछे से आंसर देखते हैं, नहीं।
हम क्या करते हैं सर, सॉल्व करते जाते हैं, फिर मिलाते हैं, नहीं पीछे लिख 1 का A 2 का B और उसमें वो क्वेश्चन छोड़ दे जिसमें तुझे डाउट है। अगर तू 90 to 95 क्वेश्चन बिना गलती करे सही कर रहा है डीपीपी के, तभी तुझे टॉपिक आया। तीसरी चीज है बेटा टेस्ट। टेस्ट को लेके मैं कुछ बोलना चाहूंगा आप में से। ये 2 पार्ट है जो सारे बच्चे या जिन बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, क्लोज रह जाते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेस्ट, जो बैच के टेस्ट होते हैं, हर 10 दिन 5 दिन में जो आपके बैच के साथ टेस्ट होते हैं, आप उन्हें लाइटली लेते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे उसके लिए प्लान नहीं करते। अगर आप ब्लंटली बोलूं, आपके ना सिलेक्ट होने का एक मेजर रीजन ये है। यही वो रीजन है जहां पर आप लैक करते हो। आप ईमानदारी से मुझे चैट में बताना, क्या आप सच में टेस्ट प्लान करते हो? टेस्ट की तैयारी सर हम आखिरी 2 दिन पढ़ते हैं, क्यों ऐसा कर रहा है सर? टाइम कहां से निकालने, करना पड़ेगा, मैनेज कर कहीं से कहीं से। उसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि तुझे जब तू लेक्चर का सिलेबस कर रहा है तब और अच्छे से कर। तुझे कैसे भी करके अपने दिन में समय निकालना पड़ेगा भाई। आखिरी दिन भी तो तूने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा ना। अगर तू पहले 5 दिन, मान ले एक ही वीक का टाइम है, पहले 5 दिन डेली 2-2 घंटे निकाले और आखिरी दिन 8 घंटे निकाले, तो टाइम डबल हो गया टेस्ट का। तो तुम्हें इस टेस्ट की प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे बैच का टेस्ट जो कंबाइन होता है, और जो तुम्हारे वीक चैप्टर में, यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मानता हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के तुम्हें चैप्टर वाइज टेस्ट भी देने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे तुम्हारी गलतियां पता चलती है। और उसके साथ उस टेस्ट का बेटा तुम्हें वो शीट भी बनानी है जिसे हम एक तरीके से बोलते हैं ट्रैकिंग, जिसमें तुम ये ट्रैक करो कि तुम्हारे कौन सा वीक टॉपिक था जिसका क्वेश्चन गलत हुआ। इस छोटे लेवल की प्लानिंग से सिलेक्शन होगा। आप इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं बेटा रिवीजन की। रिवीजन ये वो चीज है जो मैं अगर ईमानदारी से बोलूं, आप में से अभी तक इसका बहुत सारे बच्चों ने प्लान की ही नहीं आज तक। मतलब क्या सर? आप रिवीजन इसके साथ करते हो, टेस्ट सीरीज के साथ। आप ऐसा नहीं करते जैसे आपका एक प्लानर है, आप सुबह लेक्चर्स देखते हो, ये डेली फिक्स है कि भाई लेक्चर्स देखने हैं, इतना करना है। क्या आपने रिवीजन का कोई प्लान किया हुआ है कि भाई मैं 1 महीने में ये चैप्टर रिवाइज करूंगा? और सबसे आसानी से आप इस प्लान को डिस्टर्ब करते हो अपना। अगर आपका ये प्लान फिक्स है रिवीजन वाला, तो गड़बड़ नहीं होगी। सर ये जो बातें बता रही हो करना मुश्किल है, तभी तो सिलेक्शन होगा। तो तुम्हें बेटा 2 चीजें अपनी ठीक करनी है। पहला ये टेस्ट जो आप बैच के देते हो, और एक रिवीजन प्लान खुद का डिसाइड करो। ये चीज समझ में आ रही कि भाई मैं 1 मंथ में ये टॉपिक दोबारा रिवाइज करूंगा पूरे पूरे। अब यहां पर भी इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन करनी कैसे। सबसे पहले बेटा रिवीजन नोट्स रिवाइज करने होते हैं। सर लेक्चर फिर देखना नहीं, नोट्स रिवाइज करने होते हैं। नोट्स को बार बार याद करना होता है। अगर आप बायो में ये कर पाते हो तो ठीक है, रिवीजन काफी है। कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करके रिवीजन होती है। आप एक बार नोट्स रिवाइज करो और फिर वो क्वेश्चंस कौन से वाले करें सर? क्लास वाले कर सकता है, डीपीपी वाले दोबारा करें सर, वो तो हमें याद कोई नहीं होता, वैल्यूज पुट करेगा दोबारा से। यहां पर ये कर सकते हो कि आपने हो सकता है जो स्टडी मटेरियल लिया हो, जैसे डीपीपी आपने पहले राउंड में सॉल्व की, अब स्टडी मटेरियल को रिवीजन में यूज कर लो। ये काम कर सकते हो, ऐसा किया जा सकता है। पर आप में से बहुत सारे बच्चे आज इस सेशन के बाद इन दोनों चीज का प्लान जरूर करना, ये आपको सिलेक्ट कराएगा। और सबसे लास्ट में हमें चाहिए होती है एक प्रॉपर टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या करेगी? सीक्वेंस वाइज रिवाइज करा देगी। क्लियर है? और टेस्ट सीरीज हमेशा ऐसी हो जिसमें पार्ट टेस्ट हो, फिर उसके बाद फुल सिलेबस हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर आज से ही फुल सिलेबस शुरू कर दे, नहीं होगा सिलेक्शन भाई तेरा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि उसमें तुझे तेरे वीकनेस ही नहीं पता चलेगी। तू लगातार फुल सिलेबस देता रहेगा, सर तेरे 550 600 आ जाएंगे और तू कहेगा यार ठीक चल रहा, आगे जाकर वो बढ़ते नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो अभी फुल सिलेबस देना चालू करते हैं, जैसे कुछ बच्चों के 600 आ रखे हैं, वो फुल सिलेबस देना शुरू कर देते हैं, 550 आ रखे हैं, उनके उतने नंबर आ जाते हैं। फिर वो कहते हैं यार इतने आ तो रहे हैं, मैं देता रहता हूं। फिर क्या तुम फुल सिलेबस रिवाइज कर रहे हो पूरा पूरा? क्या तुम 2 फुल सिलेबस के बीच में पूरा? सर प्रैक्टिस तो हो रही है, कोई फायदा नहीं ऐसी प्रैक्टिस की। ऐसी प्रैक्टिस टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता जिसका आपने टॉपिक रिवाइज नहीं किया है। टॉपिक रिवाइज करके टेस्ट देने का फायदा होता है। अगर आप फुल सिलेबस टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं, वो नुकसान कैसे करता है बताता हूं आपको। आपकी गलतियां नहीं पता चलेंगी।
आपको अपनी गलतियां पता करने के लिए पार्ट टेस्ट देने कंपलसरी है। पर सर अगर हम फुल सिलेबस अप्रैल में देंगे, अगर तूने पार्ट टेस्ट सही से दिए हैं तो तेरे फुल सिलेबस में अप्रैल में ही 650 आने लगेंगे, 650 आने लगेंगे। प्रॉब्लम कहां है? तू कहता है कि यार पार्ट टेस्ट में ज्यादा नंबर आना आसान है, फुल सिलेबस में मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? अगर तेरे पार्ट टेस्ट अच्छे से तैयार है तो उन टुकड़ों को जोड़ना फिर आसान हो जाएगा। तेरे पार्ट टेस्ट ही अच्छा नहीं है तो टुकड़े कैसे जोड़ेगा? ऐसी बहुत सारी मिसकंसेप्शन तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है कि यार एक टेस्ट में तो कोई भी ले आता है। भाई एक टेस्ट में भी लाने के लिए वो टॉपिक पढ़े है ना, उनको अच्छे से पढ़, फिर उन्हीं को बार बार रिवाइज करनी, कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो फुल सिलेबस बेटा इंपॉर्टेंट है, नंबर कितने दे रहे हो, पर हर एक टेस्ट से पहले सिलेबस कैसे रिवाइज करना ये प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट के अराउंड मैं हमेशा बिलीव करता हूं, जो बच्चे से मेरी बात हो रही है, मैं फोन पे जो बातें कई बार मैसेज के थ्रू हो रही है, ये ठीक कर लेते हैं। ये भी आप ठीक करोगे लास्ट में जाके, इसमें बहुत एफर्ट करोगे। ठीक है, गड़बड़ यहां है, तुमने बहुत सारी डीपीपीज नहीं लगाई, ईमानदारी से मुझे मैसेज कर देना। तुमने अभी टेस्ट देते हो बैच के, पर कई बच्चे ऐसे देते हैं, दे दिया, कर लिया, हो गया, रिवीजन का कोई प्लान नहीं है तुम्हारे पास। सर रिवीजन आप प्लान बता दो, मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तू सेल्फ से प्लान कर, अपने दिन में समय निकाल। सर सारा समय इसमें निकल जाता है। बेटा मेरी बात एक बात ध्यान से सोचियो, तू कितना मेहनत कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि तू उस दिन उस लाइन के पार आएगा कि नहीं आएगा। बाकी सारी बातें वेस्ट है, एकदम ब्लंटली बोल रहा हूं। तो भले ही मेरे को साबित कर दे रो के फोन पे कि सर मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगा, या मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने बहुत, मैं तू कर दे साबित किसी तरीके से, पर उसकी वैल्यू बता मुझे क्या है। दूसरा चीज क्या है, अंदर से डरते रहोगे, यार इस साल भी नहीं हुआ, तीसरा ड्रॉप, चौथा ड्रॉप, तो डरता ही रहेगा। मुझे एक एग्जाम्पल, कल मैं रात में बात कर रहा था एक बच्चे से, उसने बोला कि सर मेरे इतने नंबर आए हैं, मैं डर रहा हूं कि अगले साल क्या इतने भी आएंगे। तो मैं उससे पूछा, तू मान ले डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद बाई मिस्टेक नहीं भाई, तेरे हाथ में नहीं था, पेशेंट को कुछ हो गया, तूने पूरी कोशिश की, क्या उसके बाद से तू छोड़ देगा? नहीं सर मैं और पेशेंट देखूंगा। क्यों? क्योंकि तेरा काम है वो, फेलियर पे रुकना तेरा काम तब कभी था भी नहीं। तुझे आगे बढ़ के, क्योंकि तू आगे और लोगों को सर्व करेगा, यही तो लाइफ है। इसी के अराउंड तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है, यही पॉइंट्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिसके अराउंड आपको खुद से मेहनत करनी है, और ये मैं बात कर चुका हूं इस पे। और एक चीज मैं चाह रहा हूं कि यार ये कुछ इररिलेवेंट चीजें हैं, कितने आवर स्टडी करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, इस पे वीडियोस चाहते हैं, फालतू की बात है। कितने आवर स्टडी करना चाहिए? जितने में तेरा सिलेक्शन हो जाए। सर 12 घंटे में हो जाएगा, कैसी बात कर रहा है? मैं तेरे से पूछूं तो कितना खाना चाहिए? 4 रोटी सबके लिए लिख दूं? नहीं सर, हर एक का पेट अलग अलग होता है, तो हर एक का लेवल अलग है। जितने आवर्स में उसका सिलेबस अच्छे से खत्म हो रहा है, और सिलेबस अच्छे से खत्म होने का बेस्ट तरीका है टेस्ट देके जज होना। चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तू 2000 कर ले, लेकिन तू सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए। कितने करने चाहिए ये भी मतलब सवाल, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मेरे हिसाब से गलत है। कितनी रीडिंग में एनसीईआरटी लर्न हो जाएगी? ये क्या बात हुआ भाई? ये कोई बता सकता है मुझे? बता कि कितनी रीडिंग में। भाई एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, समझ आ जाए, क्वेश्चन में गलती ना हो रही हो, डाटा होता है ना जो प्योर डाटा, ईयर्स, उनको मल्टीपल टाइम लिख ले। बाकी कितनी रीडिंग में एनसीईआरटी याद होगी, इसका कोई वो नहीं है, कोई मापदंड थोड़ी बन गया कि इतनी बार रीड करेगा तो एनसीईआरटी याद, ये है ही नहीं कोई लॉजिक। हाँ, तुम्हें मल्टीपल टाइम क्यों करनी है? क्योंकि याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद है विच चैप्टर हैव मोर वेटेज। ये मैं भी बताऊंगा, मैं भी वीडियो बनाऊंगा इसकी कभी ना कभी तेरे लिए, पर मुझे ये बता ये इंपॉर्टेंट है या यस और नो? इंपॉर्टेंट तब होता है जब तुझे 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए, तू वेटेज के हिसाब से पढ़ ले। इस एग्जाम की कट ऑफ क्या है सर? 80%। क्या अब भी इंपॉर्टेंट है कि तुझे वेटेज जानना? मुझे तो नहीं लगता। नहीं सर, जिसमें ज्यादा वेटेज होगी उसके क्या फायदा हुआ? हर चैप्टर से मान ले 2 क्वेश्चन आ जाए, 3 क्वेश्चन आ जाए, एक भी क्वेश्चन छूटेगा 4 नंबर जाएंगे। 4 नंबर पे मेरे हिसाब से तो 4000 10,000 बच्चे पार हो जाएंगे। फायदा तो किस चैप्टर की कितनी वेटेज है हम बताते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप एग्जाम के अराउंड पढ़ सके। ये वाली बात सिर्फ 11th वालों के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, उनको मोटिवेट करने के लिए, बाकी तेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, नोट्स कैसे बनाए। मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मेरी दिन बात सुनिए ध्यान से। तो डॉक्टर के पास गया, तूने सीधे टेस्ट करा लिया और दवाई खानी शुरू कर दी, फिर डॉक्टर का क्या काम है?
भाई लेक्चर देखने इसलिए होते हैं क्योंकि तेरा टॉपिक वीक है। अगर तेरे किसी पर्टिकुलर चैप्टर में मार्क्स नहीं आ रहे तो लेक्चर देखना पड़ेगा। नोट्स कैसे बनाए? जो लेक्चर के नोट्स होते हैं वही नोट्स होते हैं, कुछ अलग से नहीं होते। शॉर्ट नोट्स कंडेंस फॉर्म होती है, तुझे खुद बनाने चाहिए, हम भी देंगे, लेकिन तेरे को खुद बनाएगा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अराउंड जितनी भी बातें चलती हैं उनमें सही चीज ये है, तुझे खुद, मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जाम को समझ ले। अगर तूने एग्जाम समझ लिया ना कैसा है ये, तो तेरे को सारे सवालों के जवाब खुद मिल जाएंगे। रिवीजन कैसे करनी है? रिवीजन का एक ही तरीका होता है, तुझे नोट्स रिवाइज करने हैं। कैसे रिवाइज करें? रीड कर ले। सर रीडिंग से याद नहीं होता, लिख के देख। कैसे भी करके वो नोट्स तुझे याद रहने चाहिए। रिवीजन ऐसे करनी चाहिए, और कोई तरीका नहीं है। सर लेक्चर फिर से देखे रिवीजन में, तो फिर तो साल पूरा लग जाएगा ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली बार में ही लेक्चर तुझे समझ आना चाहिए, वो पूरी पूरी कंसंट्रेशन से देख। इसीलिए कहते हैं कि अगर पहली बार में ही तूने गलतियां शुरू कर दी फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं एग्जाम टफ है, क्योंकि आप इन 5 पॉइंट्स पे कहीं ना कहीं बड़ी मिस्टेक करते हुए चलते हो और वो छुपती नहीं है। ठीक है, तो एक ईमानदार कोशिश थी आपको ये समझाने की एग्जैक्टली क्या करना है। आप फिर भी अपने डाउट्स लिख सकते हो कमेंट में, उसको मैं एक उसमें सेशन में ले लूंगा। बच्चे जैसे जैसे बात कर रहे हैं उनसे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे, ये भी होता है, उन्होंने मेहनत करी है, वो किससे कहीं इस बात को कि यार मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। तेरे को जरूरत नहीं बेटा किसी को कहने की, मैं तेरे पे बिलीव करता हूँ। और मैं लास्ट लाइन इसीलिए बोलता हूँ कि मैं बिलीव कर रहा हूँ, संकल्प भारत बिलीव कर रहा है, हम सब बिलीव कर रहे हैं। और सिर्फ संकल्प भारत ही नहीं, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हैं वो अपना समय देता है आपको, वो बिलीव करता है तुम कर सकते हो। तुम्हारे पेरेंट्स भी बिलीव करते हैं, भले ही ना शो करते हो, तुम कर सकते हो। हम आपके साथ हैं, मेहनत करो, सिलेक्ट हो जाओ और कुछ अच्छा करो सोसाइटी के लिए। ठीक है बेटा?